हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण रचना की। क्योंकि पूर्ववर्ती वीडियो में हम आपके जो है हिंदी क्या होती है और हिंदी की लिपि क्या होती है वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके थे। अब उसकी आगे की कड़ी में क्योंकि लिपि की बात की थी तो वर्ण ही आपके लिखे जाते हैं लिपि में, ठीक है। तो अब वर्ण पर चर्चा करना जायज़ भी है। तो आज जो डिस्कशन है वर्ण रचना पर डिटेल में होने वाला है, ठीक है। वर्ण का जो दूसरा नाम होता है उसे अक्षर बोला जाता है। वर्ण का जो दूसरा नाम है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? उसे अक्षर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर को अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो आ धन क्षर आ जाएगा, मतलब जिसका आप क्या न कर सके। क्षर का मतलब होता है नाश ना कर सके, ठीक है। और आ लगा दिया मतलब अनासवान, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनासवान, मतलब जिसको आप नष्ट ना कर सके। कहने का मतलब है खंड ना कर सके, टुकड़े ना कर सके। अब आपके मन में एक प्रश्न और बनेगा कि सर वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, ठीक है। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, ठीक है। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको। बेटा जो वर्ण होते हैं ना, इसमें आपके जो स्वर हैं और व्यंजन है ये सब के सब आते हैं वर्ण में। लेकिन अक्षर में आपके क्या आते हैं? वो बेटा स्वर आते हैं, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। मतलब स्वरों को आप और नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अक्षर का मतलब है और खंड नहीं कर सकते आप। तो ना आ को तोड़ सकते हो, ना बड़ा आ को तोड़ सकते हो, ना छोटी ई को तोड़ सकते हो, ना बड़ी ई को। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री हो गया, ठीक है, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये आपके जो 11 के 11 है ना, 11 स्वर हैं, इन्हें आप ना तोड़ सकते हो और न जोड़ सकते हो। क्योंकि तोड़ ही नहीं सकते तो भैया जोड़ भी नहीं सकते। तो ये जो 11 स्वर हैं आपके, ये क्या है? ये आपके अक्षर में आते हैं। और क्योंकि ये जो अक्षर है ना ये वर्ण में ही आता है, और वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अब आप व्यंजनों को देख लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर का लिखा है, तो मैंने क्या बोला? अक्षर को आप तोड़ नहीं सकते, खंड नहीं कर सकते, तो का को आप तोड़ सकते हो। का के नीचे हलंत लगाया और इससे क्या किया? स्वर को आपने बाहर निकाल लिया। टूट गया कि नहीं टूट गया? मतलब जो व्यंजन है ना वो आपके स्वर की सहायता से भी बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। लेकिन जो स्वर होते हैं इन्हें किसी की कोई हेल्प की आवश्यकता होती नहीं है। अंतर यही है कि वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन अगर केवल अक्षर पूछेगा तो सब के सब स्वर अक्षर में आते हैं। क्योंकि अक्षर का मतलब होता है आप खंड खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात भैया आपको समझ में आ गई। अगर कोई तब भी संदेह है, डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। प्रॉपर वीडियोस पर जो है बना दिया जाएगा जिससे कि भैया समझ में आ जाए। तो एक बात तो निकल करके आई कि जो वर्ण है ना वो एक मूल ध्वनि का नाम है, लेकिन अक्षर जो है क्या है? वो अखंड मूल ध्वनि का नाम है, ठीक है। मतलब खंड नहीं कर सकते हम अक्षरों के, लेकिन वर्ण के खंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी भाषा की बात हो तो किसी भी भाषा में आपको वर्ण देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपके हिंदी में भी वर्ण देखने को मिलते हैं। तो हिंदी के ही वर्णों की भैया हम बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे वर्ण आ गए आपके हिंदी में, ठीक है। तो स्वर मैंने यहाँ पर 11 लिख के बता ही दिए। बाकी व्यंजन कखा खक है ना, क खा गा घा अंगा च छ ज या ये सब जानते हो ना, ये सब व्यंजन ही तो होते हैं। तो उन पर भी हम बात कर लेते हैं। वर्ण में आपको विशेष करके दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको स्वर मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा बेटा? व्यंजन मिलेगा, ठीक है। वर्ण में विशेष करके ये दो मिलेंगे आपको, ठीक है। और तीसरा भी है तो वो अयोगवा भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो ना तो आपके स्वर में आता है ना आपके व्यंजन में आता है, लेकिन वर्ण में तो भैया वो भी आता है। समझ रहे हो? चलो, तो स्वर आपके जो है कितने हैं? वो आपको 11 देखने को मिलेंगे। व्यंजन आपके कितने हैं? तो कुल 39 देखने को मिलेंगे। और जो अयोगवा है ये आपको 2 देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे जब जोड़ोगे ना तो 52 होंगे। मतलब हिंदी वर्णमाला में अगर हम चलेंगे ना, हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में आपको बच्चों 52 वर्ण देखने को मिलेंगे। अब देख लो जोड़ के 11, इसका एक, इसका एक, इसका 9 10 मिला के मतलब दोनों 50 हो गए और 2 52, 52 हो तो गए भाई, ठीक है। मतलब 52 वर्ण हमारे हो गए। तो अब ये जो 52 के 52 वर्ण लिखे जाते हैं
उसे क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। मतलब ये आपके स्वर हों, व्यंजन हो, अयोग वा हो, ठीक है, इनके समूह को क्या बोला जाता है? तो इनके समूह को बोला जाता है बच्चों वर्णमाला। ठीक है, क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। कहने का मतलब है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो आप जान चुके हैं कि 52 हैं, अर्थात 52 वर्ण हैं। अब मेन बात और भी आती है कि इन वर्णों को बांटने के क्या कोई आधार भी बनाए गए हैं? तो हाँ, आधार तो भैया बनाए गए हैं और 3-3 आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आधार हैं उन्हीं पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि यही भैया आपसे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम आधार पर बात कर लेते हैं। तो वर्ण वर्गीकरण के आधार, ठीक है, वर्ण वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं? तो बेटा 3 आधार हैं। यहीं पर हम लिख देता हूं। हम क्या लिख देता हूं? हम बहुवचन होता है क्या? मैं तो अकेला हूं। एक वचन मतलब मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो पहला होता है बेटा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब आधार हैं। ठीक है, तो पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है वायु संवेग के आधार पर। ठीक है, वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा आपका क्या कह रहा है? तारत्व के आधार पर। ठीक है, क्या कह रहा है तीसरा वाला? तारत्व के आधार पर। ठीक है, तारत्व के आधार पर मतलब जो आपके वर्ण होते हैं इनके जो वर्गीकरण का आधार है ना, वो 3 हैं। मतलब 3 आधार पर आपके वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या है? उच्चारण स्थान का मतलब ये है कि जो भी वर्ण आप बोल रहे हैं उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। क्या उसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, या फिर तालु से हो रहा है, या फिर मूर्धा से हो रहा है, या फिर दंत मतलब दांत की सहायता से हो रहा है, या फिर ओष्ठ मतलब ओठ की सहायता से हो रहा है। तो अगर आप जो वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके उच्चारण में आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है, तो वो आपका चला जाएगा किसमें? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर जो है आपके वर्ण 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक बच्चों आपका स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, हाँ ये है कि जो स्वर है और जो व्यंजन है उच्चारण स्थान के आधार पर कहीं ना कहीं इनका उच्चारण तो आप कर ही रहे हो। अब वायु संवेग की अगर बात करें तो वायु संवेग का मतलब ये है कि जिस वर्ण को आप बोल रहे हो उसके बोलने में ज्यादा हवा लेनी तो नहीं पड़ रही है, या फिर बोलने में ज्यादा हवा मुंह से निकालनी तो नहीं पड़ रही है। मतलब कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम ली जाए, छोड़ी जाए, है ना, ये अगर अवस्थाएं देखने को मिलेंगी तो वो आपके वायु संवेग के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके तार किस तरीके से निकलेंगे, घोष होंगे या सघोष होंगे, तो तीसरा आधार जो है आपका तारत्व देखने को मिलेगा। तो वायु संवेग के आधार पर भी आपके 2 प्रकार के वर्ण देखने को मिलेंगे। एक होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कम हवा। प्राण वायु किसको बोला जाता है? हवा को ही तो बोला जाता है। ठीक है, अल्प प्राण मतलब कम हवा ली जाएगी, छोड़ी जाएगी। और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, तीसरा जो तारत्व वाला है इसके भी 2 भाग होते हैं। एक आपका घोष होता है जिसे आप सघोष के नाम से भी जानते हो, और दूसरा आपका क्या होता है बच्चों? वो आपका अघोष होता है। ठीक है, अघोष होता है। अभी इन पर हम पार्टिकुलर एक एक करके डिस्कशन करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पर हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से कौन कौन से आधार थे और किस आधार पर आपके वर्णों का वर्गीकरण किया गया, यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब बारी भैया एक एक की है, तो अब एक एक का जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसे अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, क्योंकि जो वर्ण है ना, आप जानते हो कि जो सारे के सारे वर्ण है स्वर और व्यंजन में ही घूमते रहेंगे, लेकिन हाँ जो आपके अयोग वहाँ है ना, वो स्वर में आएंगे ना व्यंजन में आएंगे। तो 2 ही तो हैं केवल, बाकी तो सब स्वर व्यंजन में ही है ना। चाहे आपके अल्प प्राण वाला है, महाप्राण है, या फिर आगे वाला घोष सघोष वाला है, तो सब तो रहना वहीं पे। तो पहला आधार क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान
के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हम बात करेंगे कि आपके जो वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अवस्थाएं निकलेंगी। उच्चारण स्थान में आपके जो है क्या कंठ का प्रयोग किया गया है, या फिर तालु का प्रयोग किया गया है, या फिर मूर्धा का प्रयोग किया गया है, या फिर दंत का प्रयोग किया गया है, या फिर ओष्ठ का प्रयोग किया गया, मतलब ओठ का प्रयोग किया गया है। इन्हीं के आधार पर भैया कैसे उच्चारण आपने किया है, तो इसके आधार पर आपके जो वर्ण होते हैं ना वो दो भागों में बांटे जाते हैं। एक आपका स्वर होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बता दिया था, और दूसरा आपका व्यंजन होता है। वहाँ पर मैंने डिस्कशन लंबा नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी उस पर डिस्कशन करना था। अब स्वर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। बेटा स्वर वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, जो अकेले दम बढ़ने की क्षमता रखते हो, किसी वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं चाहिए, अपने आप में ही पूरी बात कह देते हो, वो आपके स्वर होते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके स्वर होते हैं। पहले स्वरों की संख्या कितनी थी, तो पहले बेटा जो आपके स्वर थे ना, इनकी संख्या 14 थी, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें और आपको कौन सी टिक करनी है परीक्षा में, तो 11 ही करनी है। ठीक है, पहले आपके जो है कितने होते थे, 14 होते थे। इस तरीके से जो री के नीचे ऐसे लगता था और लिरी लगता था, और लिरी के नीचे लिरी ऐसे लगता था, ये आपको वर्तमान में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 11 ही है क्योंकि ये 3 ये वाले निकल चुके हैं। ओके, ये बात भैया समझ में आपको आ गई। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की कोई हेल्प नहीं चाहिए और अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और ये आपके जो स्वर होते हैं ना, ये अक्षर में आते हैं। ठीक है, वर्ण में भी आते हैं लेकिन अक्षर में भी आते हैं। अब इसकी परिभाषा तो हो गई भाई। अब होते कौन कौन से हैं, तो निकल के आया कंक्लूजन कि स्वर आपके 11 होते हैं। कौन सा है, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ठीक है, आई हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये आपके जो है 11 के 11 मिल गए, आप देख सकते हैं, गिन लीजिएगा। अब बात आती है भैया स्वरों के क्या प्रकार भी हैं, तो हाँ, स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, वो आपका ह्रस्व होता है। ह्रस्व भी कहते हैं या मूल स्वर बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व या ये तो इधर का ही है और इन्हीं में से ही है ये। ठीक है, ह्रस्व या मूल स्वर होता है। दूसरा वाला कौन सा होता है, दूसरा बेटा आपका दीर्घ होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर होता है। और तीसरा वाला आपका प्लुत होता है। ठीक है, प्लुत। अब देखो कौन कौन से हैं, ह्रस्व या मूल स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं, पहला तो आपका छोटा आ है, दूसरा छोटी ई है, छोटे छोटे वाले हैं। ठीक है, इसके बाद छोटा ऊ है, उसके बाद ऋ से ऋषि बाबा। ये जो 4 है ना बच्चों, ये आपके ह्रस्व या मूल स्वर में आते हैं। तो 11 थे यहाँ पे ना, पूरे के पूरे 11 में से तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी आ गए। अब दीर्घ में कौन कौन से, दीर्घ का मतलब बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला कौन सा है, यहाँ पर आपका बड़ा आ दिख रहा है बेटा। ठीक है, इसके बाद बड़ी ई भी है, यहाँ पर आपने इसे भी ले लिया, बड़ा ऊ भी है, आपने इसे भी ले लिया। इसके बाद ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ ये भी है आपके, मतलब ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ये भी आपके इसी में आते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, ये आपके हो गए 7। कितने हो गए, 7। प्लुत वाले में आपका कौन सा आता है, ओम। ये प्लुत में है लेकिन वर्तमान में इसका यूज है नहीं। संस्कृत वगैरह में भले इसका यूज होता है, हिंदी में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जो आपके स्वर है ना, वो ह्रस्व और दीर्घ ही है। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कितने प्रकार के, तो हैं तो 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। कौन सा है, मूल या ह्रस्व कह सकते हो, दीर्घ कह सकते हो, प्लुत कह सकते हो। लेकिन ये जो ओम वाला है, इसका संस्कृत में प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता। ये बात भैया समझ में आ गई आपको। दूसरी बात क्या है, जो आपके ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं, इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। मतलब एक मात्रा के बराबर समय लगता है। देखो छोटा आ,
छोटी ई उ री, मतलब एक मात्रा के समय जरा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। इनके उच्चारण में क्या होता है, इन्हें द्विमात्रिक बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में दो मात्रा के बराबर समय लगता है, दो मात्रा के बराबर। मतलब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, दुगुना समय। और जो प्लुत वाला है ना, इसमें त्रिमात्रिक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि तीन मात्रा के बराबर समय लगता है, ओम, है ना, इस तरीके से। तो त्रिमात्रिक भी आपके प्लुत वाले को बोला जाता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि आपके स्वर कितने हैं, 11 हैं, कौन कौन है, यहां पर मैंने बता दिया। दीर्घ में एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें जो है संयुक्त स्वर को भी शामिल करते हैं दीर्घ वाले में, ठीक है। दीर्घ वाले में संयुक्त वाले को भी शामिल करते हैं। दीर्घ में वो क्या करते हैं, इन तीन को लेते हैं और ये जो ए, ऐ, ओ, औ, चार है ना, इनको संयुक्त में शामिल करते हैं, क्योंकि किसी से संयुक्त होकर के बने हैं, दो या दो से अधिक स्वरों से संयुक्त होकर के बने हैं, इसलिए संयुक्त लेते हैं। लेकिन है तो दीर्घ ही ना, बड़े ही तो हैं, इसलिए सब पूरे इसी दीर्घ में ही समा जाते हैं, ठीक है। ये बात भी मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी ताकि मन में आपके ना किसी प्रकार का संदेह ना रहे, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो समस्याएं पैदा होंगी। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो स्वरों की भैया कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन बेटा वे वर्ण होते हैं ना जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता चाहिए तो चाहिए, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता जरूरी है, मतलब स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण भी हो, मतलब बोले भी जाएं और लिखे भी जाएं। मतलब कहने का है स्वर की सहायता से बोले भी जाएं और प्लस लिखे भी जाएं, वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, स्वरों की सहायता चाहिए बोलने में भी और लिखने में भी, वो आपके व्यंजन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर का लिख दिया, का को अगर बोलना है ना मुझे, तो इसमें वास्तव में क्या ये इस तरीके से था और इसमें स्वर मिला हुआ है। जब ये स्वर इसके साथ मिल गया है ना, तब ये इस तरीके से बन गया है का, तब इसे हम पूरा पूरा बोल पा रहे हैं। इसे बोलना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है आपने व्यंजन की परिभाषा को यहाँ पर समझ लिया। अब क्या व्यंजन के भी भेद होते हैं? तो हाँ, व्यंजन के ही तो बहुत सारे भेद होते हैं, क्योंकि का से लेके ज्ञा तक का मामला चलता है भैया। तो का से लेके ज्ञा तक के मामला में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, तो वहां पर भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि व्यंजन के भेद बहुत सारे हैं। तो मैं सीधे सीधे पूरा खत्म कर देता हूँ यहाँ से सब पूरा, और सीधे सीधे जो है मैं व्यंजन को ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो बीच में मैं डाल देता हूँ व्यंजन को, ठीक है। बीच में व्यंजन को डाल देता हूँ और इसके भेद पर हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, स्वर से और आपके जो है आगे व्यंजन से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा मिलेगा? वो बेटा आपको मिलेगा स्पर्श या उदित व्यंजन। इसका भेद कौन सा है? या तो स्पर्श कहते हैं या फिर इसे जो है उदित बोलते हैं। स्पर्श या उदित व्यंजन, व्यंजन के ही भेद है, इसलिए व्यंजन में बार बार नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो स्पर्श या उदित व्यंजन बोलते हैं, पहला प्रकार हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा बेटा? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। दूसरा अंतस्थ है। तीसरा वाला कौन सा है? वो बेटा आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। पहला वाला स्पर्श या उदित है, दूसरा अंतस्थ है, तीसरा ऊष्म है। व्यंजन के ही भाग पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला वाला कौन सा है? तो अगला वाला आपका संयुक्त है, संयुक्त। और उससे अगला वाला कौन सा है? तो द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। द्विगुण, अड़ा माने कुछ नहीं, ठीक है, द्विगुण व्यंजन है। तो इस तरीके से आपने देखा व्यंजन के भेद, ओके। अब थोड़ा सा इनका हम डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है भाई, समझोगे नहीं तो कैसे आएगा। वैसे तो एक वैदिक व्यंजन भी आता है, अगर और आगे बढ़ना चाहोगे तो एक वैदिक भी आता है, मतलब एक आपका जो है वैदिक व्यंजन भी आता है। और इस तरीके से देखा होगा ऐसे करके, तो वर्तमान में इसका प्रयोग हिंदी में तो हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसे मैंने शामिल नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर व्यंजन के प्रकार में जाओगे तो शामिल ये भी है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में इसका वर्तमान में प्रयोग नहीं है, इसलिए जब प्रयोग नहीं है तो पेपर में आना वाना तो है नहीं, तो इस पे समय हम फालतू बर्बाद करें तो कोई मतलब देखो है नहीं भाई। ये बात भी आप समझ गए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया जो आपके व्यंजन है उसके भेद कौन कौन से, स्पर्श या उदित व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्पर्श या उदित व्यंजन पर बात करेंगे, ठीक है। स्पर्श या उदित व्यंजन, बेटा ये आपने 5 वर्ग के बारे में सुना होगा ना, 5 वर्ग के बारे में सुना होगा। मतलब स्पर्श या उदित व्यंजन में का से लेकर के माँ ये सारे के सारे वर्ण आते हैं, और ये का से लेके माँ तक के जो वर्ण है ना, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कहने का मतलब है अगर आपसे पूछ दे कि का वर्ग के व्यंजन किस में आते हैं तो इसी में आते हैं, चा वर्ग वाले भी इसी में आते हैं, टा वर्ग वाले भी इसी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद ता वर्ग वाले भी इसी में आते हैं, और इसके बाद जो है अगले नंबर में कौन से हैं तो पा वर्ग वाले व्यंजन है वो इसी में आते हैं। तो का वर्ग का मतलब है बेटा का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। और चा वर्ग में च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड आड़ा, ता वर्ग में त थ द ना, पा वर्ग में प फ ब भ मा। तो पूरे के पूरे स्पर्श या उदित व्यंजन कितने हो गए बेटा, इनकी संख्या हो गई 25। कितनी हो गई 25, क्योंकि 5 वर्ग है और हर वर्ग में 5 5 है। तो वो किस में चले गए, तो वो बेटा आपके चले गए जाकर के किस में, स्पर्श या उदित में, और पूरे के पूरे 5 वर्ग में 25 हो गए जाकर के। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि जो चा वर्ग वाला है ना, चा वर्ग वाला, चा, छा, जा, झा और इया, ये जो चा, छा, जा, झा, इया है, ये आता तो स्पर्श या उदित व्यंजन में ही है, लेकिन ये जो आपका चा, छा, जा, झा है ना, ये अगर कुल में तो शामिल होता है लेकिन मुख्य में शामिल नहीं होता, क्योंकि इसे स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से जो है जाना जाता है। क्या बोला जाता है, ज़्यादा घिची पिची हो गया, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। स्पर्श संघर्षी वर्ण बोला जाता है। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण निम्न में से कौन है, तो चा, छा, जा, झा, ये 4 हैं, चा, छा, जा, झा, ठीक है। किस में आते हैं, स्पर्श संघर्षी में आते हैं। तो बेटा ये बात भी आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक भी नहीं होगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। बाकी आपके टा वर्ग में हो गया, ता वर्ग में, पा वर्ग में, वो तो सब नॉर्मली है, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं समझने में। ये थोड़ा मेन पॉइंट था स्पर्श संघर्षी का, इसलिए यहाँ पर मैंने इस पे फोकस किया, प्रकाश डाला है, ठीक है, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। अब हम बात कर लेते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ व्यंजन में बेटा आपके 4 आते हैं। कितने आते हैं, 4 आते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है। यारा, लावा आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ये 4 वर्ण आते हैं। उसमें व्यंजन में आपके तीनों सा आते हैं, स, ख, स, ह, ठीक है, ये आते हैं। 4 इसमें भी आते हैं उसमें, ठीक है। संयुक्त वाले में कौन कौन से आते हैं बेटा, संयुक्त वाले में छा छत्री आता है, त्रा त्रिशूल आता है, ज्ञा ज्ञानी आता है, और स्रा से श्रम वाला जो है, ये 4 आते हैं संयुक्त में। तो 4 इसमें भी हो गए। वैदिक वाला तो अब यूज ही नहीं होता है। द्विगुण व्यंजन में डा डलिया इस तरीके से बिंदी लगती है, ढा ढक्कन में इस तरीके से बिंदी लगती है ना, जैसे सड़क वगैरह लिखते हो तो बिंदी नीचे लगाते हो ना, इस तरीके से लगाते हो कि नहीं लगाते हो, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से, क्योंकि एक डा डलिया जब आप पढ़ी थी तो ऐसी भी पढ़ी थी, ढा ढक्कन ऐसे भी पढ़ा था, बिंदी नहीं लगती थी। ये आपके किस में थे, टा वर्ग में थे। किस में थे, टा वर्ग में, टा, ठ, ड, ढ, है ना, डा और ढा। लेकिन बिंदी बिंदी लग के नीचे नीचे दोनों में आएगी, तो ये द्विगुण वाले में आते हैं, और ये भी आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो डा डलिया डा ढक्कन ऐसे बिना बिंदी वाले हैं, वो भी तो टा वर्ग में ही आते हैं, लेकिन ये टा वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, 2 2 गुण रखते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब मुख्य बात क्या है ना, कि जब हमारे पूरी वर्णमाला की बात होती है तो ये तो भैया क्या हो गए, हमारे व्यंजन हो गए। लेकिन अयोगवाह भी आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों, अयोगवाह। तो अयोगवाह में आपके 2 बातें आती हैं। एक तो आता है अनुस्वार आता है, अनुस्वार में आपका अंग आता है, और दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग में आपका क्या आता है, आहा आता है। ये बेटा अयोगवाह ना तो आपके स्वर में आते हैं, ना ही आपकी व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ना इधर के हैं ना इधर के हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह को नपुंसक वर्ण के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब कंक्लूजन ऑफ द व्यंजन स्टोरी क्या है, कि स्पर्श या उदित व्यंजन में कुल आपको 25 मिलेंगे, मूल मिलेंगे 16। अच्छा एक बात और समझ लो, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, 5वां वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है,
प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ना, उसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर भी बोलते हैं या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वाला वर्ण होता है, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई। तो कौन कौन किसके किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ में कौन से आते हैं, यार अलावा में कौन से आते हैं, ठीक है, मतलब यार अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में तीनों सा आते हैं और हा भी आता है, संयुक्त में छा छत्री आता है, तात्रशूल ज्ञा ज्ञानी और स्रा आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब अगर बात करें हिंदी भाषा में, तो फारसी भाषा के वर्ण भी मिलते हैं। हिंदी भाषा में जब आप लोग लिखते हो ना, तो फारसी भाषा के भी वर्ण मिलते हैं, जैसे कि एक आपको का ऐसे बिंदी लगा के मिलता है, खा आपको ऐसे बिंदी लगा के मिलता है, काखा मिलता है ना इस तरीके से, गा भी इसी तरीके से बिंदी लगा के मिलता है, जा भी ऐसे ही मिलता है और फा भी मिलता है। ये 5 हैं जो फारसी भाषा के वर्ण हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग इनका कहीं ना कहीं जो है किया जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, वर्ण रचना में और वर्ण रचना में उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं मैंने आपके सामने रख दिया। अब ऐसा करते हैं कि वायु संवेग के आधार पर, और जो तीसरा आधार है आपका तारत्व वाला, उसे हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ बंदे की मेहनत भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।